यहाँ सुनिए सब बच्चा लोग, आप लोग को अब हम बताने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या संबंध है। आपको याद होगा, यहाँ देखिए, इसको लिख लीजिए हेडिंग पहले। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज के चलते आप बात करें, यहाँ ध्यान दीजिए, समझने के लिए बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज हो, ये बिंदुओं पर एक पॉइंट चार्ज हो क्यू, ऐसे समझिए, जस्ट आपको एक बैकग्राउंड पहले खड़ा कर रहे हैं। तो अगर बिंदुओं पर एक चार्ज क्यू हो और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक कोई बिंदु पी है, तो आप जानते हैं कि इस चार्ज के चलते इस बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तब फील्ड बाहर की तरफ होगा, ई, याद है ना। आइए कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपको मालूम है, बोलिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर इस बिंदु ओ पे अगर एक चार्ज क्यू है तो इस बिंदु पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जो कि इतना हो जाएगा, जो कि एक वेक्टर है, इसका एक मैग्नीट्यूड इतना है, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर। और सेम चार्ज के चलते इस बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि क्यू बाई आर, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो संबंध है ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, समझे कि नहीं। तो और ऐसा हर एक बिंदु पे होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर भी आप जानते हैं यहाँ पर भी एक बिंदु हो तो इस बिंदु पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस बिंदु पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस बिंदु पर भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बिंदुओं पर कोई चार्ज क्यू हो तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा। तो स्पेस में कोई ऐसा बिंदु नहीं है थियोरेटिकली अप टू इन्फिनिटी जहाँ पे इस चार्ज के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना हो। ये तो एक चार्ज की बात हुई। अगर मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस का एक सिस्टम होता, यहाँ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 कुछ होता, अगर बहुत सारे चार्ज होते तो उसके चलते भी हर एक बिंदु पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सब चार्ज का अपना एक फील्ड होगा, E1, E2, E3, En, और सबका वेक्टर सम इस बिंदु पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और सब चार्ज के चलते यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा V1, V2, V3, Vn, और सबको जोड़ दीजिएगा, उसका जो अलजेब्रिक सम होगा इस बिंदु पर एक नेट पोटेंशियल हो जाएगा। तो आप क्या समझे, अगर कोई आवेश हो सिंगल या कोई आवेशों का एक सिस्टम हो, कोई आवेश हो या आवेशों का कोई सिस्टम हो, तो उसके चलते स्पेस के हर एक बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब हम चाहते हैं कि भाई किसी बिंदु पर का इलेक्ट्रिक फील्ड और उस बिंदु पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस दोनों के बीच में क्या संबंध है। जब संबंध पता चल जाएगा तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम होगा तो फील्ड निकाल लेंगे। जब संबंध पता चल जाएगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ई मालूम है तो भी निकल जाएगा, अगर भी मालूम है तो ई निकल जाएगा। ऐसा कोई संबंध ई एंड भी के बीच में, ताकि ई से भी निकल जाए एंड भी से ई निकल जाए, यही हमारा उद्देश्य है। समझ गया। तो इतना ये रहेगा, इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं, इसको साइड कर दे रहे हैं। ये जस्ट आप लोग को समझाने के लिए लिखें ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि कोई नई बात नहीं हो रही है, ये इधर कहीं आपका पड़ा हुआ है।
ठीक है, क्लियर। माने एक सिंगल चार्ज के चलते भी स्पेस के हर एक बिंदु पर एक फील्ड होगा एंड एक पोटेंशियल होगा। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं तो उनके चलते भी स्पेस के हर एक बिंदु पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मान लीजिए कि अगर बहुत सारे चार्जेज भी होते, यहाँ पे एक चार्ज Q1 होता, फिर यहाँ पे एक दूसरा चार्ज Q2 होता, यहाँ पे एक Q3 होता, यहाँ पर मान लीजिए Q1 होता, तो हमारे पास ये n चार्ज का एक सिस्टम हो गया। होगा कि नहीं होगा? अभी बोले हैं फिर उसको लिख रहे हैं, इस तरह से इतना चार्ज का सिस्टम है। इसके चलते भी मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु होगा, ये बिंदु P है, तो सबका एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। सब मिल करके सबका अलग अलग E1 E2 E3 En होगा, और सबका जो वेक्टर सम होगा तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा एंड इसका एक डायरेक्शन होगा। और इसी बिंदु पे सभी चार्ज के चलते एक पोटेंशियल होगा V1 V2 V3 आप निकाले हैं इस तरह से, और सबका एल्जेब्रिक सम जो होगा फील्ड के लिए वेक्टर सम एंड पोटेंशियल के लिए एल्जेब्रिक सम, प्लस माइनस चिन्ह के साथ आपको जोड़ देना है, तो यहाँ पर एक नेट पोटेंशियल भी होगा। अब हम क्या चाहते हैं, एक ऐसा रिलेशन ताकि अगर V मालूम हो तो E निकल जाए एंड E मालूम हो तो V निकल जाए। समझ पाए कि नहीं आप लोग? दिस इज द थिंग, ठीक है। अब हम आते हैं एक अगला पेज यहाँ लेते हैं। अब यहाँ पे अब लोग बात करो, सपोज करो यहाँ पे कि हमारे पास जो है कोई दिया हुआ आवेशों का एक सिस्टम है, यहाँ लिख देते हैं। लेट अस सपोज दैट we have a given चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन due to this charge distribution due to this charge distribution there will be an electric field. There will be an electric field E and electric potential. There will be an electric field E and electric potential V at each point in its surrounding. In its surrounding, its किसके लिए आया है? सिस्टम के लिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। पॉइंट इन इट्स किसके लिए आया है? सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। इन इट्स सराउंडिंग, there will be an electric field E and electric potential V at each point in its surrounding. Now we want to establish a relation between E वेक्टर एंड V। E एंड V के बीच में हम लोग रिलेशन स्थापित करना चाह रहे हैं। उद्देश्य समझ में आ गया? समझ गया कि नहीं? माने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
Q1 Q2 Q3 Q1 होगा। तो उसके चलते तो हर एक बिंदु पर एक फील्ड है, हर एक बिंदु पर एक पोटेंशियल है। तो उस फील्ड एंड उस पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, यही हम लोग चाह रहे हैं। ओके, मान लीजिए कोई बिंदु आपका यहाँ है, ये बिंदु है। अब ध्यान से सुनिए, लिखना बंद, समझना शुरू। यहाँ ऐसे, ओके। तो ये बिंदु जो है, इस बिंदु पर सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है। ओके, और हम मान रहे हैं कि इस बिंदु पे, ये बिंदु पी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। ये बिंदु पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। ओके, ये तो लिखे हैं, ये समझ ही रहे कि बिंदु पी पे ई और भी के बीच का रिलेशन है ना। कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सामने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाया गया है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हर एक बिंदु पर एक फील्ड होगा एंड हर एक बिंदु पर एक पोटेंशियल भी होगा। तो मान लीजिए वो बिंदु पी है, इस बिंदु पर पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जिसका डायरेक्शन आपको दिखाया गया है, और इस बिंदु पे पोटेंशियल आपका भी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एक वैल्यू होगा, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अपने तरफ से सपोज करिए इस बिंदु पे हम अपने तरफ से एक चार्ज रख रहे हैं प्लस क्यू डैश, एक पॉजिटिव चार्ज है इस पर हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस पर एक बल लगेगा फील्ड के दिशा में, बोलिए। तो हमको जो है यहाँ पर एक बल लगेगा और बल का जो डायरेक्शन होगा मान लीजिए वो ऐसे है। इस बिंदु पर हमारा फील्ड जो है ऐसे है, क्या नहीं दिख रहा है बढ़िया से। इस बिंदु पर हमारा फील्ड फोर्स ऐसे है, फील्ड उधर है, तो बल भी हमारा किधर लगेगा, इस बिंदु पर रखे एक टेस्ट चार्ज अपने तरफ से। ये हमारा बिंदु पी था, यहाँ पर पोटेंशियल भी था, और एक चार्ज जब प्लस क्यू डैश रखे तो इस पर एक बल लगा, ये बल हमारा एफ हो गया। यहाँ थोड़ा भाषा दे दीजिए इसमें, क्या लिख दिए, इसी में लिख देते हैं नाउ लेट पी। अब इस पी का एक पोजीशन वेक्टर होगा, कोई एक्स वाई जेड होगा, तो यहाँ लिख देते हैं नाउ लेट पी बी ए पॉइंट इन ए स्पेस where electric field is E, where electric field is vector E and electric potential is V. Now let P be a point in a space where electric field है, electric field is E and electric potential is V. Now let us suppose that a charge plus q dash is put at point P. This charge will experience महसूस करेगा ये फोर्स, this charge will experience a force F equal to Q dash E. This charge will experience a force
by the electric field, exerted by the electric field, exerted by the electric field. This charge will experience a force F equal to Q dash E exerted by the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक बल अनुभव करेगा, कितना? Q डैश E. F ये तो फार्मूला ही है, क्यों भाई? आप जानते हैं ना कि आपका ये F बराबर कितना हो जाएगा? Q डैश है मल्टीप्लाइड बाई E हो जाएगा, E बराबर F बाई Q डैश होता है ना, इसलिए F बराबर Q डैश E हो जाएगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन से ही आ गया, इतना बल अनुभव करेगा। ठीक बात है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि ये जो चार्ज को इस डायरेक्शन में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं dr, ऐसे दे रहे हैं dr, एक डिस्प्लेसमेंट दिया dr। तो देखिए हर एक बिंदु पर एक पोटेंशियल है, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो अगर एक बिंदु यहाँ है P, इसके बगल में एक दूसरा बिंदु हो जाएगा ये, तो जब एक बिंदु जब एक डिस्प्लेसमेंट होगा dr, ठीक है, तो यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर पोटेंशियल भी है, तो यहाँ पर जाइएगा तो पोटेंशियल बदल करके ये v प्लस dv हो जाएगा, एक पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो अगर ये बिंदु P पर पोटेंशियल अगर v है, यहाँ से यही आपका डिस्प्लेसमेंट dr है, ये आपको जो है यहाँ जो दिख रहा है ये आपका ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट है dr। तो जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इस बिंदु से इस बिंदु पर गए, जब बिंदु बदलेगा स्पेस में, स्पेस के देखिए हम स्पेशल केस नहीं ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में ही नहीं जा रहे हैं या फोर्स के दिशा में नहीं जा रहे हैं, इस बिंदु P के बगल में किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है यहाँ से। तो एक बिंदु से मान लीजिए P से हम इस बिंदु M पे गए, ये बिंदु M पे गए, M P के काफ़ी करीब है, इसका डिस्प्लेसमेंट छोटा सा dr है। तो जब बिंदु बदल जाएगा तो पोटेंशियल बदल जाएगा। तो इस बिंदु पे पोटेंशियल अगर बिंदु P पे पोटेंशियल अगर भी था, तो इसके बगल के बिंदु में बिंदु M पर पोटेंशियल बदल करके v प्लस dv हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो dv होगा। बोलिए नहीं होगा क्या? किसी भी दिशा में जाएंगे वो बल तो है, तो बल तो है तो एक डिस्प्लेसमेंट में वर्क होगा, वर्क होगा तो एनर्जी में परिवर्तन होगा, एनर्जी में परिवर्तन होगा तो पोटेंशियल में परिवर्तन होगा, वो हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बिंदु P पे पोटेंशियल भी था और मान लीजिए कि एक छोटा सा विस्थापन dr हुआ, तो हम पहुंच गए बिंदु M पे, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी था, यहाँ पर पोटेंशियल v प्लस dv है। समझ गया कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? dr, डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr है। तो लिख दें एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू Q डैश E, ये फोर्स हो गया एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक तो हो गया, फोर्स के बारे में हो गया। नाउ लेट अस कंसीडर, पेज बदले क्या, ये फिगर जो है, इस फिगर को हम इतना जो है ना यहाँ जो बनाए हुए हैं, इसको यहाँ पे रहने दे रहे हैं और अगले पेज में भी ले चल रहे हैं। इसी पर हमारा सारा खेल है। तो बात जो लिख दिया सो आप बुझ गए। अब आगे देखिए, हम बिंदु P के बाद एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं dr। नाउ लेट अस कंसीडर एन elemental displacement, dr, और ये dr किसके बराबर है? दिस इज pm, P से M तक बहुत छोटा है, देखो ना इस बिंदु P से M तक गए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस कंसीडर एन एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dr इक्वल टू pm ऑफ
द चार्ज ऑफ द चार्ज क्यू डैश, इस चार्ज क्यू डैश के इतना। नाउ लेट dV be the change in potential, change in electric potential. Now let dV be the change in potential, चूंकि हर एक बिंदु पर एक पोटेंशियल है, तो जैसे बिंदु बदलेगा इन जनरल पोटेंशियल में बदलाव हो जाएगा। तो अगर P से M तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में भी अगर P से M पर जाइएगा, P पर का पोटेंशियल भी है, इसके थोड़ा आगे जो नया बिंदु होगा वहां पर पोटेंशियल का एक नया मान होगा। तो परिवर्तन अगर dV है तो इस बिंदु पर पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस dV, पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस dV उस बिंदु पे। ये आप समझ गया, पोटेंशियल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेट dV बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, यहाँ तक बात को रखते हैं, पोटेंशियल के चेंज इतना। अब वो dV कितना होगा यही हमको चाहिए, क्लियर। तब देखिए चार्ज का डिस्प्लेसमेंट dr है, तब ये dV हमको निकालना है। व्हाट विल बी दिस dV, ये हमको निकालना है लेटर ऑन। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएंगे, हर एक बिंदु पर एक पोटेंशियल है, तो जब बिंदु बदलेगा तो पोटेंशियल बदलेगा, तो चेंज इन पोटेंशियल इज dV। अब आगे हम क्या कर रहे हैं सो देखिए, नाउ वर्क डन ऑन दिस चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, by electric force will be dW equal to F dot dr, F dot dr हो जाएगा। बोलो क्या बोलेंगे, नाउ वर्क डन बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज बाई इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी F डॉट dr। देखिए चार्ज पर बल कितना लगा F, और उसका विस्थापन कितना है dr। इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज को रखेंगे तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स F तो लग रहा है, देख रहा है फील्ड की दिशा में ये F लग रहा है, एक इसका विस्थापन हुआ dr, कुछ एंगल भी है इसमें, यहाँ एंगल थीटा पर गया है, तो कितना हो जाएगा dW बराबर F डॉट dr। अब कहाँ से, ये तो वर्क का परिभाषा ही है, कोई ये कहाँ से आ गया, तो यही तो वर्क डन का डिफिनीशन है, वर्क डन बराबर F डॉट dr। इसको आगे अगर बढ़ा के लिखिएगा तो देखिए क्या करिएगा, F के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, Q डैश E लिख सकते हैं, F के यहाँ पे Q डैश E डॉट dr लिखिएगा, ये हो गया आपका dW, वर्क डन निकल गया। सब बुझिए कि सब फार्मूला है, फार्मूला एंड फार्मूला। उधर F बराबर Q डैश E, ये क्या था, ये डिफिनीशन से आया था, फिर वर्क डन का डिफिनीशन है ये। अब dW बराबर इतना हो गया, F का मान रख दिया यहाँ, क्या साइड में लिख लो, बिकॉज ये जो है F बराबर कितना है, Q डैश E है, और dW बराबर F डॉट dr, ये तो डिफिनीशन ही है वर्क का। ये कहाँ से आया है, ये डिफिनीशन है भाई, तो dW इतना हो गया। अब जब फील्ड फोर्स के द्वारा एक वर्क डन होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका डिफिनीशन था, जो फील्ड फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है उसमें माइनस से गुणा कर देते हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो जब वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ जाने में, P से M जाने में एक डिस्प्लेसमेंट है, उसमें एक वर्क डन होगा, तो एक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। नाउ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
now change in electric potential, now change in electric potential energy will be, now change in electric potential energy will be, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो उसका क्या डिफिनीशन है, तो आप जानते हैं वो du बराबर होता है माइनस dw के, फील्ड फोर्स के द्वारा वर्डन होता है, तो उसमें माइनस से गुणा कर देते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ये भी क्या है, ये भी डिफिनीशन है भाई, यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन है, नहीं जानते हैं तो du बराबर माइनस dw, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन है। अब आगे लिखिएगा तो du बराबर माइनस और dw कितना लिख दीजिएगा, q डैश e डॉट dr, q माइनस q डैश e डॉट dr लिख दीजिएगा, du निकल गया, हो गया। अब चेंज इन पोटेंशियल लिखिएगा, now change in electric potential, now change in electric potential, now change in electric potential will be क्या होगा, dv बराबर du बाई क्यू डैश, आप लोग पढ़े थे, माने पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में 4 से भाग कर दीजिएगा तो आपका चेंज इन पोटेंशियल निकलेगा, ऐसा आपका रिलेशन था। देखिए आप लोग रिलेशन पढ़े थे ऐसे, ये Vb माइनस Va बराबर Ub माइनस Ua बाई क्यू डैश, याद है, ये रिलेशन पढ़ा था ना, Vb माइनस Va माने चेंज इन पोटेंशियल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे बोले थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज कर दिए थे तो चेंज इन पोटेंशियल निकला था। तो ये इसी के चेंज इन पोटेंशियल के बदले में मान लीजिए हम बहुत छोटा के लिए बात करें तो यहाँ क्या लिख देंगे dv, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिख देंगे du, अब बाई क्या कर देंगे q डैश, वही रिलेशन आपको यहाँ लिखे हैं और भुला गए हैं तो इसको आपको हम रिवाइज कर दिए। ये आप लोग को है, तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा ये रिलेशन हो गया, वहीं से चेंज इन पोटेंशियल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय दैट चार्ज क्यू डैश। अब अगर आप आगे लिखिएगा तो ये देखिए कितना लिखिएगा, ये अगेन ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो डिफिनीशन, ये क्या है, ड्यू बाई क्यू डैश बराबर डी वी, ये भी एक डिफिनीशन ही है, दिस इज द डिफिनीशन। तो अब इसमें वैल्यू रखिए, इसके बाद ये डी वी इक्वल टू, अब डी यू के बदले में क्या लिखिएगा, यहाँ निकला हुआ है माइनस क्यू डैश ई डॉट डी आर बाई ड्यू के बदले में इतना डिवाइडेड बाई ये क्यू डैश, तो क्यू डैश कैंसिल आउट होगा, तो डी भी बराबर कितना होगा माइनस ई डॉट डी आर। ये समझे क्या, तो ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंज इन पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल के, तो बेसिक रिलेशन यही है। ओके,
बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या किया जाए, छोटा कर दें क्या, यहाँ रखिए यहाँ तक, ये ठीक है, छोटा कर नहीं रखा जाए, यहाँ के बाद पेज बदल दे रहे हैं। तो इसमें रखने दीजिए इतना, इसको ले चलिए अब अगले पेज में। ये हमारा मेन रिलेशन हो गया डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, समझ गया कि नहीं, ये डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, दिस इज द रिलेशन, समझ गया कि नहीं। लेकिन डायरेक्ट ई एंड भी के बीच में नहीं निकला, बल्कि ई एंड चेंज इन पोटेंशियल के बीच में निकला। माने हमारा ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन पूछिए, ये जो ऐसे रिलेशन लिखे है ना, यही हमारा क्या हो गया, फिर आप लोग के लिए ये आया ना, ये रिलेशन, यही रिलेशन हमारा मेन रिलेशन है। ए डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। तो अगर फर्स्ट स्टेप में पहला एक रिलेशन कोई पूछे परीक्षा में, अगर आपको आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन स्थापित करिए, तो आप यही रिलेशन स्थापित करेंगे, डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। नहीं समझे क्या, डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, समझ गया कि नहीं। एक मिनट के लिए इसको फिर आप लोग समराइज कर रहे हैं, देखिए कितना सिंपल है, समराइज कर रहे हैं, 2 मिनट में समराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बिंदु है, यहाँ पर फील्ड ऐसे है, यहाँ पर एक चार्ज रखिएगा क्यू डैश, इस पर बल लगेगा इसी दिशा में, फील्ड के दिशा में, और एक छोटा सा विस्थापन कंसीडर करिएगा इस तरह से डी आर, तो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। इस बिंदु पर पोटेंशियल अगर भी था, तब जब बिंदु बदल जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल भी प्लस डी भी हो जाएगा एक डी आर विस्थापन में। तो ये हमको चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा उसी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डी आर है, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ डॉट डी आर, इसको लिखिएगा तो एफ बराबर क्यू डैश ई डॉट डी आर, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, फील्ड फोर्स के द्वारा वर्क डन है, इतना निकल गया। अब डी यू बराबर कितना लिखिएगा, एफ के यहाँ पे क्यू डैश ई लिख दिए हैं, तो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू बराबर माइनस एक क्यू डैश ई डॉट डी आर, सबको थोड़ा इधर खींच ले रहे हैं, तो ठीक है। इतना जब इतना हो गया, अब डीवी के लिए डिफिनीशन है, डीवी बराबर कितना होता है, ये डी यू बाई क्यू डैश है, तो यहाँ डी यू के जगह पर लिखिएगा तो माइनस क्यू डैश ई डॉट डी आर डिवाइडेड बाई ये क्यू डैश है, तो यहाँ से डी वी बराबर कितना लिखिएगा, माइनस ई डॉट डी आर, बिना भाषा के, और हम लैंग्वेज इसमें नहीं लिखते। तो रिलेशन आपको समझ में आया कि नहीं, ये क्या है, ये वर्क डन का डिफिनीशन है। अच्छा, अगर फोर्स के जगह पे इतना लिखिएगा तो ये भी डिफिनीशन से ही आ जाएगा। फिर डी यू का ये डिफिनीशन है, फिर डी वी का ये डिफिनीशन है, और करते रहते डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, आपको जो चाहिए सो आ गया। समझ गया कि नहीं, ये आप क्या किए हैं यहाँ पे, ये पूरा को समराइज किए हैं, बोलो ना। माने आप जो है कैसे याद रखेंगे, ये आपको भारी ना लग जाए, इसलिए इसको हम एक तरह से पूछिए कि दोबारा रिवाइज किए हैं। क्या, जब बिंदु है वहाँ पर फील्ड है, चार्ज रखेंगे तो बल लगेगा। अब एक विस्थापन होगा किसी भी दिशा में हो, तो अगर विस्थापन होगा इन जनरल तो उसमें वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा।
पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा तो पोटेंशियल में चेंज होगा, तो पोटेंशियल के चेंज अब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीआर के टर्म में आ गए। समझ गया कि नहीं? ये पोटेंशियल के चेंज अब यहाँ से आपको निकल गया। तो आप यहीं पे कहानी को, ये जो कहानी है ना आपका, यहाँ पे आपका ये मेन रिलेशन है, बुझिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के चेंज से इसका रिलेशन है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग देखो, जो इंटरेस्टिंग बात इसमें है वो क्या है कि हम लोग को जो है, अगर हम इसके लिए एक इंटरेस्टिंग बात बोलें तो वो क्या है कि देखो, किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसके लिए किसी डायटम की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, उसके लिए जरूरी है कि डायटम कहाँ है। अगर डायटम बदल जाता है तो किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल का मान बदल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग के लिए जरूरी इसमें भी हो जाएगा कि भाई ये तो पोटेंशियल का चेंज है, पोटेंशियल का चेंज है, तो हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो तो पोटेंशियल के चेंज के रूप में है। अब किसी बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा वो तो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका डायटम कहाँ है। जहाँ पर पोटेंशियल का मान 0 माना गया है तो उसके रेस्पेक्ट पर ना उस बिंदु पर पोटेंशियल का एक नया मान मिलेगा, बोलिए। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट भी नहीं आया है बल्कि चेंज इन भी आया है, एक बेसिक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को अगर आप यूज करिएगा तो अपने सुविधा के हिसाब से आप जो है कहीं डायटम ले लीजिएगा, एक बिंदु पर जब 0 मान लीजिएगा तो अगले बिंदु पर निकल जाएगा, फिर चेंज निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये मेन रिलेशन है। तो यहीं पे आप अगर मान लीजिए कि छोटा सा रिजल्ट है 5 नंबर या 2 नंबर में आता है तो आप इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर में भी आएगा तो नियर अबाउट इतना ही लिखिएगा, थोड़ा भाषा बढ़ा दीजिएगा। बात समझे कि नहीं? अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो देखिए, अब इसके स्पेशल रिजल्ट्स है। मेन ये जो है कैसे इस पर हम लोग काम करेंगे सो देखिए। ये रिलेशन हम लोग याद रहेगा, इसी का जो सेम रिलेशन अभी जो रिलेशन मिला है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसी रिलेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिफरेंट केसेज में, ठीक है। आप लोग को एक बात याद होगा कि ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा इधर एक्स एक्सिस है, इधर हमारा ये वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है, ये बिंदु मेरा ओ है। और मान लीजिए जो बिंदु हम लिए थे, जो बिंदु P लिए थे, यहाँ पर जो बिंदु P लिए हैं, यहाँ पर हमारा पोजीशन वेक्टर R है, इस बिंदु P का पोजीशन वेक्टर R है। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे गए हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गए, एक डिस्प्लेसमेंट मेरा अगर ये dr है, ऐसे dr है, तो इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे होगा। ये जो ये वाला जो बिंदु होगा इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर r आप प्लस ये dr वेक्टर, देखिए ना, ये r में dr को जोड़ेंगे तो ये हमारा r प्लस dr निकल जाएगा कि नहीं। तो बाद वाला के हमारा r प्लस dr हो जाएगा ऐसे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, ये हमारा dr हो गया, ठीक है। हर एक बिंदु का पोजीशन वेक्टर, हर एक बिंदु का एक कोऑर्डिनेट भी होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा फील्ड जो था, ये फील्ड हमारा कुछ ऐसे था, इस बिंदु पर फील्ड मेरा ऐसे था, ये हमारा dr है। तो अब तो देखिए डायरेक्ट ई एंड dr से जुड़ा हुआ dv है, फोर्स वगैरह गायब। देखिए इस रिलेशन में फोर्स दिख रहा है क्या, इस रिलेशन में क्या है, डायरेक्ट ई और dr एंड dv है। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, सो देखो, अगर हम लिखना चाहें ऐसे, ये हमारा मेन रिलेशन है, इसी को हम लोग रिलेशन नंबर 1 मान करके आगे बढ़े। तो देखिए ये इसको हम लोग अगर इलेबोरेट करें तो क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट, नाउ वी कैन राइट, इधर चले, नाउ वी कैन राइट
नाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं बाबू? ये देखो, ये वेक्टर ई को अगर लिखना है, किसी भी वेक्टर ई को लिखना है तो ई को लिखा जा सकता है कंपोनेंट के रूप में ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। इस रिलेशन को लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वेक्टर ई को कंपोनेंट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। आज जो डिस्प्लेसमेंट डी आर है, यहाँ जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट डी आर है, इस डिस्प्लेसमेंट डी आर को भी कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऐसे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड क्या लिख सकते हैं? ये भाई, ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या कहिएगा? एक्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई की दिशा में डिस्प्लेसमेंट प्लस जेड की दिशा में डिस्प्लेसमेंट। बोलिए नहीं, एक्स की दिशा में, फिर वाई की दिशा में, फिर जेड की दिशा में, और तीनों को मिला दीजिएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए ना, आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप देखिए कैसे लिखते हैं। इससे समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अगर इधर लिख रहे हैं, या देखिए आप क्या करते, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम ऐसे लिखें आप लोग को समझाने के लिए। इसको हम अगर R1 लिख दें, चाहे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखना हो, देखो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? P का कोऑर्डिनेट, ये R वेक्टर बराबर हम लिखना शुरू करें, R बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे एक्स आई आप प्लस ए वाई जे आप प्लस ए जेड के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब बाद वाला बिंदु को अगर हम लिखे, मान लीजिए उसके पोजीशन वेक्टर को आर डैश कहें सुविधा के लिए। ये जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा देर के लिए हम आर डैश कहते हैं ऐसे, या यहाँ आर डैश लिख देते हैं ऐसे, आर डैश वेक्टर कहें। तो आर डैश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के। यहाँ देख लो, ऐसा नहीं कि ये वीडियो में नहीं आए, इस बात की चिंता है कि कटे नहीं। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो तो, अगर तुमको डी आर लिखना है तो डी आर बराबर क्या लिखोगे? या आर डैश घटाओ आर लिख सकते हो। इसमें से इसको घटा दोगे तो तुम्हारा डी आर निकल जाएगा। अब इसमें से घटाओगे तो कितना निकल जाएगा? एक्स डैश में से एक्स डैश माइनस एक्स आई आप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे आप प्लस जेड डैश माइनस जेड के, ऐसे लिख सकते हैं ये डी आर। इसी को लिखिएगा। अब एक्स डैश में से एक्स घटाइएगा, बाद वाला एक्स में से शुरू वाला एक्स घटाइएगा, और दोनों काफ़ी करीब है, तो एक्स डैश में से एक्स घटाइएगा तो इसको डी एक्स लिख सकते हैं, ये डी एक्स आई। और वाई डैश में से वाई घटाइएगा तो इसको डी वाई लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? डी जेड के लिख सकते हैं। एक्सप्लेन हो गया कि नहीं? तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट को लिखना है तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के लिख सकते हैं। बोलिए, ये जनरल है, इसमें कुछ भी माने आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है उसको कंपोनेंट के रूप में लिख दिए, ये डिस्प्लेसमेंट जो डी आर है उसको भी कंपोनेंट के रूप में लिख दिए। अब हम ई डॉट डी आर निकालेंगे। नाउ ये ई डॉट डी आर, तो ई डॉट डी आर निकालिएगा तो रिजल्ट आपको मालूम है कि नहीं? ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो उस हिसाब किताब से इसमें आई का कोएफिशिएंट कितना है? ई एक्स, इसमें आई का डी एक्स, प्लस इसमें क्या है? ई वाई डी वाई, प्लस इसमें क्या है? ई जेड डी जेड। नहीं होगा क्या? तो ई डॉट डी आर बराबर इतना हो जाएगा। अब डी भी लिखिएगा, इस रिलेशन में रखिए। तो नाउ ऐसे लिख लिए ना, इसको अगर थोड़ा देर के लिए हम 2 कह दें तो क्या कहिएगा? नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से लिखिए। तो ये आपका डी भी बराबर कितना लिखिएगा? डी भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर के बदले में क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी आर के बदले में लिख सकते हैं यहाँ से ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड लिख सकते हैं। देखिए, अगर जानकार हैं तो सीधे लिख लीजिएगा, कम जानकार हैं तो समझाने के लिए
ये स्टेप लिखे थे। अब आपका निकल गया ये जो है सेम रिलेशन, ये आपका जो है ये ऐसे है, ये जो यहाँ पर जो रिलेशन दिख रहा है ये जो रिलेशन दिख रहा है ये इक्वेशन 1 जो है उसी का ये कंप्लीट स्केलर फॉर्म में आ गया। हालांकि डी भी स्केलर है, ई डॉट डी आर भी स्केलर ही है, लेकिन यहाँ ई एंड डी आर जो वेक्टर के रूप में थे उनको कंपोनेंट के रूप में अगर हम एक्सप्रेस कर दें तो हमारा डी भी बराबर इतना हो जाएगा, एक नया रिलेशन। एंड दिस इज रिलेशन नंबर 3। समझ पाए कि नहीं आप लोग? अब इसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। अब इसको अगर हमको निकालना है, ये देखिए इसी को हम लोग ये 3 नंबर को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास अब पहले जो था हमारे पास डी भी बराबर था माइनस ई डॉट डी आर, है ना था। अब उसके बदले में क्या आ गया, डी भी बराबर आ गया माइनस ऐसे ई एक्स डी एक्स माइनस यू आई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड आ गया। इस तरह का हो गया माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस यू आई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। यही ये 3 नंबर ही है। ये क्या है आपका 3 नंबर, ये कौन था 1 नंबर था, है ना। अब देखिए ये इस फॉर्म में लिखा गया है। अब अगर हमको निकालना है, मान लीजिए कि हमको चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, हमको फील्ड दिया गया है, ये सब ई एक्स ई वाई ई जेड मान लीजिए हमको मालूम है, ये सब हमको मालूम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी रिलेशन को फिर हम ये ऐसे प्लस कर दे रहे हैं और इसको ऐसे कर दे रहे हैं, कर दिए, इधर हमारा डीवी हो गया। ठीक है, आप ये देखिए हमारे पास 2 बिंदु थे, एक बिंदु यहाँ था, अब मान लीजिए अब दूसरा बिंदु हमारा यहाँ है। ये जो बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई जेड है, ये बिंदु हमारा पी है, ये एक्स वाई, ये बाद वाला बिंदु मान लीजिए, ये शुरुआत वाला, चाहे ऐसे करिए, ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, ऐसे ये कोई भी रास्ता यहाँ से यहाँ तक का कोई भी रास्ता हो सकता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है कंजर्वेटिव फील्ड है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो वर्डन होगा वो पाथ पे निर्भर नहीं करेगा, किसी भी रास्ता से जा सकते हैं, वर्डन सेम आएगा। और जब वो मान लीजिए आप ऐसे गए, अगर आप यहाँ से ऐसे जाएं चाहे आप यहाँ से ऐसे जाएं, किसी भी रास्ते से होकर के अगर आप जा रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, ये मान लीजिए कि बिंदु पी था, ठीक है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1 z1, जनरलाइज कर रहे हैं ऐसे है। ये बिंदु हमारा q है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इस बिंदु का वोल्टेज है v, इसका पोटेंशियल लिखना होगा, तो v एट x2 y2 z2। यहाँ का पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, यहाँ के पोटेंशियल के लिखेंगे v एट x1 y1 z1। सिंबल में समझ रहे हैं ना। तो माने ये जो बिंदु q है ये ऐसे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है तो उस बिंदु के पोटेंशियल को लिखेंगे v एट x2 y2 z2। ये जो बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके पोटेंशियल को लिखेंगे v x1 y1 z1। ध्यान से सुनिए, उधर वाला अगर रिलेशन जस्ट निकाल के छोड़ देना है, छोटा सा सवाल हो तो dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर पे कहानी बंद करिएगा। हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं, एडवांस लेवल का सवाल बनाना हो, जी मेन लेवल का बनाना हो, तो उसके लिए ये सब थ्योरी आपको कारगर है। समझ गया कि नहीं, उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब इसी रिलेशन को हम लोग बोलेंगे, ये यहाँ अगर ऐसे आ गया तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ के बाद अगर हमको निकालना है तो इस रिलेशन को लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अंडर सुटेबल लिमिट्स। अंडर सुटेबल लिमिट्स
दोनों इंटीग्रेट करेंगे तो इधर डी वी को इंटीग्रेट करिएगा, ये रहेगा माइनस, इधर इंटीग्रेट करिएगा किसको, ये ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड, इतना को इंटीग्रेट करिएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए आप कहाँ से मान लीजिए कहाँ तक गए, इस बिंदु से इस बिंदु तक गए। वेरिएबल इसमें क्या है देखिए, तो dx का x, यहाँ dy का y या dz में z है, तो वेरिएबल x y z है। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, तो मान लीजिए हमारा शुरुआत x1 y1 z1 से हो करके और हम कहाँ जाएंगे, x2 y2 z2 तक जाएंगे ऐसे। और इधर पोटेंशियल है भी है, तो इसमें लिमिट क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे v एट x1 y1 z1 ऐसे लिखेंगे, x1 y1 z1 से हम कहाँ जाएंगे, v एट x2 y2 z2, ये ऐसे v एट x2 y2 z2, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ये 1 है, तो ये 1 dV है, तो 1 dV का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा v, ये लिमिट रखेंगे ऐसे, तो v एट x2 y2 z2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, v एट x1 y1 z1 ऐसे लिखेंगे। इस साइड में अब देखिए यहाँ माइनस रहने दे रहे हैं, ये इंटीग्रल साइन रहने दे रहे हैं, और इसको जैसे है यहाँ ये ई एक्स डी एक्स, यू वाई डी वाई, ई जेड डी जेड ऐसे लिखेंगे, इसको रहने दे रहे हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं, x1 y1 z1 से कहाँ तक जाना है, x2 y2 z2, ये सब सिंबॉलिक है। अब देखिए अब ये कैसे आप इसको पूरा करिएगा इधर का प्रोसेस, तो उसके लिए ई का जो x कंपोनेंट मान लीजिए आपको वो x का फंक्शन हो, केवल x का फंक्शन हो, ठीक है कि नहीं, तो इसमें वेरिएबल केवल x से काम चल जाएगा, x1 से x2 तक। उसी तरह से मान लीजिए ये ई वाई अगर केवल y का फंक्शन हो तो इसमें ई वाई डी वाई हो जाएगा, इसमें से x z गायब रहेगा, तब आप y1 से y2 लिमिट कर लीजिएगा। अगर ई जेड केवल z का फंक्शन हो तो ई जेड डी जेड कर लीजिएगा, फिर z1 से z2 कर दीजिएगा, 3 इंटीग्रल में इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ex में y या z हो, ey में x y z इस तरह का कुछ हो, तब इसमें ex ey और ez का जैसा मान दिया रहेगा उसके हिसाब से इसमें वैल्यूज रखिएगा। उसके बाद से प्रॉपर लिमिट का सिलेक्शन कर करके और तब उसको इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट आप निकालिएगा। तो इसको इस साइड में हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इस साइड में क्या लिखिएगा, इस साइड में ये किसके बराबर हो जाएगा, अब भी ये बराबर हो जाएगा किसके, v एट x2 y2, सॉरी एक सेकेंड, v एट बिंदु x2 y2 z2 माइनस v एट x1 y1 z1, ये इतना करिएगा, ठीक है, ये इतना। इक्वल टू ये पूरा ये वाला टर्म नहीं समझे क्या, बोलिए, इतना हो जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं, तो इस ढंग से मान लीजिए अगर आपको ई एक्स ई वाई ई जेड मालूम हो, इसमें रख करके इस रिलेशन में
ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनल ये जो रिलेशन आपको आया यहाँ से लेकर के, ये देखिए ऐसे, ये जो आपका रिलेशन आया, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ गया कि नहीं। तो अगर EX EY EZ मालूम हो, इसमें रखिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, X1 Y1 Z1 से X2 Y2 Z2 के बीच में कर लीजिए, तो ये चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बिंदु पर पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम X1 Y1 Z1 को ही अगर डेल्टा मान लें, तब ये वाला पोटेंशियल वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो डायरेक्ट इतना बराबर इसका इंटीग्रल हो जाएगा। नहीं समझे? तो किसी एक जगह पे हम लोग जीरो मान सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। मान लीजिए X1 Y1 Z1, मान लो कि हमारा ओरिजिन हो जाता है, ओरिजिन को हम लोग डेल्टा मान लें, तो X1 के जगह पे जीरो, Y1 के जगह पे जीरो, Z1 के जगह पे जीरो लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एट 0 0 0, और इसको जीरो मान लेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा। अब डायरेक्ट सेकंड पॉइंट पर का पोटेंशियल निकल जाएगा, ओरिजिन पर जीरो, ये वाला टर्म जीरो, तो ये निकल जाएगा। और तब ओरिजिन से 0 0 0 से इस बिंदु तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हमारा डायटम अनंत पे है, अनंत पे मान लें, ये जो हमारा बिंदु जो है, ये जो बिंदु P बिंदु को अनंत पे माने, तो X1 ये हो जाएगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तीनों X Y Z तीनों इन्फिनिटी। नहीं समझे? ये वाला टर्म को जीरो कर देंगे और ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर के इस बिंदु तक कर देंगे, तो उस बिंदु पर का पोटेंशियल निकल जाएगा। अब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा तब जा करके निकलेगा। किसी एक बिंदु पर X1 Y1 Z1 को ही अगर हम डेल्टा मान लें तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तब दूसरे बिंदु पर का पोटेंशियल निकल जाएगा। लेकिन याद रहे इंटीग्रेशन कैसे करना है, यहाँ माइनस भी है पहले से, जहाँ डेल्टा माने हैं, जहाँ पोटेंशियल को जीरो माने हैं, वहाँ से लेकर के जिस बिंदु तक जाना है उस बिंदु तक आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो इस तरह से अगर EX EY EZ मालूम हो तो इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस से चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, या सवाल में जैसा दिया होगा उसके हिसाब से हम डायटम का सिलेक्शन कर लेंगे, उस बिंदु पर पोटेंशियल का मान हमारा जीरो हो जाएगा। नहीं समझ पाए क्या आपने? ये इतना हो जाएगा। कुछ समझ में आ रही है बात? इसको बार बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक का खेल हो गया, आई होप आप लोग बात को समझे हैं। इसके बाद जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मान लीजिए फील्ड मालूम है तो पोटेंशियल निकल जाएगा बाय इंटीग्रेशन। अब मान लीजिए कि हमको पोटेंशियल ही मालूम हो एंड फील्ड निकालना हो, फील्ड मालूम हो पोटेंशियल निकालना हो, तो इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस से जाइएगा, कहीं एक बिंदु पर डायटम को जीरो मानिएगा और फिर उसके हिसाब से काम करिएगा। ओके, अब इसका उल्टा प्रोसेस भी देख लीजिए। मान लीजिए हमको पोटेंशियल ही मालूम हो, पोटेंशियल ही मालूम है एंड हमको फील्ड निकालना हो, तब कैसे करेंगे? तो एक नया कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लीजिए। तो ये आपका जो 3 नंबर जो रिलेशन आया था, अच्छा इस रिलेशन नंबर को यहाँ जो आया है ना, इसको आप लिख दो कि दिस इज रिलेशन नंबर 4, 1 2 3 4 हो गया, उधर 2 है। अब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ देखिए, फिर आप आइए, हमारे पास ये जो रिलेशन निकला DV बराबर माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ DZ आया है ना, ये हमारा इतना हो गया। DV बराबर माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ DZ, ये रिलेशन आया हुआ है। अब इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, ठीक है कि नहीं? पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको, इसको भी इत्मीनान से आप लोग सुन लीजिए, ठीक है कि नहीं? तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, DV बराबर माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ DZ में अब हम लोग मानते क्या है कि लेट Y and Z आर सपोज टू बी कॉन्स्टेंट, ठीक है? लेट Y and Z आर सपोज टू बी मानते हैं कि Y and Z आर सपोज टू बी कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सेंटेंस नहीं हुआ, फिर भी मतलब हम मान रहे हैं कि ये हमारा एजम्पशन है कि Y and Z आर सपोज टू बी कांस्टेंट।
चाहे ऐसे लिखिए लेट वाई एंड जेड, ये जो है सपोज हटा दो, सेंटेंस में मजा नहीं आ रहा था। माने वाई और जेड को हम लोग क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट है, तो लिख दिया लेट वाई एंड जेड आर कांस्टेंट्स, सीधे लेट वाई एंड जेड आर कांस्टेंट्स, ऐसे हम लोग मान लिए कि कांस्टेंट्स है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, वाई और जेड कांस्टेंट है, इसका मतलब होगा कि डी वाई जीरो। अरे वाई अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वाई जीरो होगा कि नहीं, डी वाई मतलब चेंज इन वाई, वाई को कांस्टेंट मान लें तो डी वाई बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। एंड जेड कांस्टेंट है तो डी जेड भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तब ये जो रिलेशन नंबर कितना था, ये दो ना है, कौन क्या नंबर था, 2 नंबर, तीन था, ये 3 नंबर है। ओके, तो ये जो है लेट किस रिलेशन में वाई एंड जेड आर कांस्टेंट, लेट वाई एंड जेड आर कांस्टेंट, हेंस लिख लो, हेंस dy equal to 0 and dz equal to 0. Putting these values in equation 3, इक्वेशन 3 में इन मानों को रखिए, इक्वेशन 3 में रखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका डी भी बराबर आ जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स, और ये वाला टर्म देखिए डी वाई जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, अब माइनस डी जेड भी जीरो है इसलिए ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ये डी भी बराबर हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन देखिए ये हमेशा नहीं होगा, ये डी भी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स हमेशा नहीं होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, व्हेन वाई जेड आर सपोज्ड टू बी कांस्टेंट। इतना बराबर डी भी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, कब, इतना बराबर इतना होगा कब, व्हेन वाई एंड जेड आर सपोज टू बी कांस्टेंट, ये लिखना पड़ेगा, और नहीं तो डी भी बराबर इतना होगा, टोटल के बराबर होगा, केवल डी भी इसके बराबर नहीं होगा, डी भी केवल इसके बराबर तब होगा जब वाई एंड जेड को कांस्टेंट सपोज किया जाए। तो जब आप इसको सपोज करेंगे मैथमेटिक्स है भाई, इट इज ए मैथमेटिकल गेम, माने ये जो रिजल्ट है इसमें हम लोग मैथमेटिकल गेम अप्लाई करने जा रहे हैं, हम वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो डी वाई जीरो एंड डी जेड जीरो। अब इस केस को अगर इसमें हम यूज करें तो हमारा डी भी बराबर हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स, साइड में लिखे हैं कि इतना बराबर इतना, कब, ये दोनों कांस्टेंट है। इसको और लिखिएगा, और यहाँ से अगर ई एक्स लिखने जाइएगा तो ई एक्स बराबर आप लिखिएगा माइनस डी भी बाई डी एक्स, ई एक्स बराबर कितना जाएगा, माइनस डी भी बाई डी एक्स। लेकिन ये भी हमेशा नहीं, ई एक्स बराबर माइनस डी भी बाई डी एक्स कब होगा, व्हेन वाई एंड जेड आर सपोज टू बी आर सपोज टू बी कॉन्स्टेंट्स। नहीं समझे, ये इस मैथमेटिकल गेम को समझिए। तो ई एक्स बराबर हो गया माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी पोटेंशियल को आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, पोटेंशियल को एक्स के रूप में, पोटेंशियल भी को देखिए, और ये पोटेंशियल जो होगा ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। पोटेंशियल देखिए स्पेस के डिफरेंट बिंदु का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, अलग अलग बिंदु पर पोटेंशियल अलग अलग है, तो जो ये पोटेंशियल जो भी सिंपल दिख रहा है ये पोटेंशियल तो एक्स वाई एंड जेड का फंक्शन होगा, भाई पोजीशन का फंक्शन होगा, पोजीशन के एक्स वाई जेड के हिसाब से पोटेंशियल होगा। ये जो भी है दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसको भी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में,
और उसमें आप एज्यूम करेंगे कि वाई और जेड कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन में वाई और जेड कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट के साथ क्या व्यवहार किया जाता है आपको मालूम है। अकेले कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएट करिएगा तो जीरो, आप किसी फंक्शन में गुणा हो तो बाहर हो जाएगा, किसी फंक्शन में हो गुणा तो बाहर हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वाई और जेड के साथ वैसा ही व्यवहार करिएगा, और केवल एक्स को वेरिएबल मानते हुए भी को डिफरेंशिएट करिएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, और उसमें माइनस साइन से गुणा करिएगा, तब जाके आपको ई एक्स निकलेगा। अब इतना बात जो हम बार बार बोल रहे हैं कि वाई और जेड को कांस्टेंट मानिएगा, भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, वाई एंड जेड को कांस्टेंट मानिएगा, ये जो बात बोलने में जो दम निकल जा रहा है, इसके बदले में मैथमेटिशियन लोग जो है एक तरीका डेवलप किया है ताकि वो कहना नहीं पड़े और उसका मतलब वही निकल जाए। तो उसका मतलब लोग इसको ऐसे लिखता है, ई एक्स बराबर माइनस लिखता है, और ये जो इस तरह से जो लिखा हुआ है डी वी बाई डी एक्स, और उसके आगे फिर एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख देता है, ई एक्स बराबर माइनस डेल भी बाई डेल एक्स लिखते हैं। ई एक्स बराबर लिखते हैं माइनस डेल भी, इसको डेल पढ़ते हैं डेल, जहां पहले डी था अब उसके बदले में क्या पढ़ते हैं डेल, डेल भी बाई डेल एक्स ऐसे लिखते हैं। ई एक्स बराबर माइनस डेल भी बाई डेल एक्स, इसको कुछ लोग डेबा पढ़ता है डेबा, कुछ लोग डेल और कुछ लोग डेबा भी पढ़ता है, डेबा भी बाई डेबा एक्स। ये बात हम आईआईटी के प्रोफेसर के मुंह से सुने, जब हम लोग बीएचयू में मैं जब एमटेक कर रहा था तब उस समय जो है ये बात जो है, वहाँ एक टीचर आए बिहारी, तो सब डेल डेल ही बोलते रह गए। वहाँ देखे एक प्रोफेसर आए तो बोले कि नहीं इसे तुम ऐसे पढ़ो, डेबा भी बाई डेबा एक्स, ठीक है कि नहीं, ये बहुत हिट रिलेशन है। अब ये इस डेल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल मतलब तो बुझते हैं आंशिक रूप से, पूरा नहीं, एग्जैक्ट नहीं, पार्शियल आंशिक रूप से, नहीं समझे आप। अपना सफाई किए आंशिक रूप में, आंशिक रूप में नहाए, मुंह धो लिए आप फेस धो लिए, फेस धो लिए, बाल वोल धो लिए, हाथ पैर धो लिए, पार्शियल स्नान हो गया, एक कंप्लीट स्नान है। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्शियल मतलब इस भी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली। इसका मतलब ही होगा कि जब हम भी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे उस समय वाई एंड जेड को कांस्टेंट मानेंगे, नहीं समझे। माने ये जो मैथमेटिकल सिंबल है डेल भी बाई डेल एक्स, इसका मतलब ही होता है कि आपको भी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, मतलब यू आर ट्रीटिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट वाइल डिफरेंशिएटिंग भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। भी को डिफरेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट में, एंड जब आप डिफरेंशिएट करिए उस समय वाई एंड जेड को कांस्टेंट मानिए, कांस्टेंट के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही वाई एंड जेड के साथ करिए, और तब भी को डिफरेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट में, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब ऐसे लिख दीजिएगा तब ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे लिखे थे माने पूरा ऊपर वाला यहाँ से लेकर के यहाँ वाला का मतलब वही है जो केवल इतना का मतलब है, नहीं समझे। इसका मतलब ये है कि भी को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली। ये सिंबल जो होता है ना ऐसे, ये ऐसे लिखे डेल बाई डेल एक्स, इसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ चीज है भी अगर है तो भी को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। मतलब अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स के अलावा जो बाकी है उनको कांस्टेंट मानना है, ठीक है। यानी वाई और जेड को कांस्टेंट मानिए और भी को डिफरेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट में, और उसमें माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली आप यहाँ आ गए, समझ गए कि नहीं। इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव, इसको पढ़ेंगे आप डेल डेल भी बाई डेल एक्स या डेबा भी बाई डेबा एक्स, मतलब यू आर डिफरेंशिएटिंग भी पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, while differentiating v with respect to x you are treating y and z as constants, नहीं समझे। दिस इज द थिंग। तो आपका यहाँ से ई एक्स निकल जाएगा।
अब सेम गेम, मान लिया वाई और जेड को कांस्टेंट माने थे, अगर जेड एंड एक्स को कांस्टेंट मान लीजिएगा तो ये डी वी बराबर माइनस ई वाई डी वाई आ जाएगा, है कि नहीं। फिर उसमें भी लिखिएगा कि जेड एंड एक्स टू बी कांस्टेंट, तो आप सेम स्टाइल से आप ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली करके छोड़ देते हैं, आप लोग बात समझ रहे हैं ना। सिमिलरली वी कैन राइट ये यू वाई जो होगा बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई। नहीं समझे, आप v को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकल जाएगा, एंड Ez लिखने जाइएगा तो हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड हो जाएगा। मतलब यू आर डिफरेंशिएटिंग v पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू z, मतलब v को जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो x एंड y को उसमें कांस्टेंट मानिएगा। एंड इस तरह से ये जो पोटेंशियल जो v जो है, ये v तो फंक्शन है x y z का, इट इज ए फंक्शन ऑफ x y z, v इज ए फंक्शन ऑफ x y z। उसको बारी बारी से एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा पार्शियली तो ex, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो ey, और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो पार्शियली ez निकल जाएगा। तो जब ex, ey और ez निकल जाएगा तो अब आप ये निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन राइट ये दिस ई वेक्टर, सबको निकाल लीजिएगा ना जी। ये ई बराबर लिखिएगा ऐसे, ये कितना हो जाएगा ex i ey j ez के, इस तरह से पूरा लिखिएगा कि नहीं। ex ey ez निकल गया है, तो अगर यहाँ ex लिखिएगा तो लिखिएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे माइनस डेल वी बाई डेल जेड के लिख दीजिए। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपका ई बराबर इतना हो जाएगा। ये क्या कह रहा है भैया, भी को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके माइनस से गुणा कर देंगे, ये ई एक्स है, उसी तरह से यू आई है और ये क्या है ई जेड है। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस को अलग किए और ऐसे लिखेंगे। आई को आई जे जो बाद में लिखना है इसको पहले लिखना है। आई को ऐसे लिखिए, आई यहाँ लिख दिए डेल बाई डेल एक्स, ये माइनस को बाहर कर रहे हैं। यहाँ क्या लिख दिए ये जे ऐसे डेल बाई डेल वाई, अब प्लस यहाँ क्या लिखे के, यहाँ क्या लिखे डेल बाई डेल जेड, ये इतना। जो भी जो सब जगह था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, सब जगह भी था। इस सब भी को गायब किए, वहाँ से हटा दिए, जहाँ पे था वहाँ से आप भी को यहाँ लिख दिए। मैथमेटिशियन लोग कोई स्टाइल डेवलप करते रहता है, तो उन लोग का स्टाइल है, उस स्टाइल में हम लोग अपने आप को फिट कर रहे हैं। ओके, तो कुछ नहीं किया, भी सब में था ना, तीनों टर्म में था, तो इसको ऐसे कर दिए। आई जे के पहले था तो इसको ऐसे कर दिए, समझे कि नहीं। और ये आपका एक सिंबल हो गया, ये हो जाएगा, ये हमारा ई हो गया, ई बराबर है इतना। इसका मतलब वही होगा कि ये पूरा ये मैथमेटिकल सिंबल, समझे। यहाँ पर लिख दिए भी, जब आपको काम करना होगा तो यहाँ का जो भी है यहाँ लाइएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, यहाँ लाइएगा, यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा, फिर यहाँ लाइएगा जेड करिएगा, वहीं माने ए स्टेप करिएगा। मतलब ये स्टेप है, इस स्टेप को सजा करके एक नए ढंग से लिखे हैं। और यहाँ देखिए 1 मिनट के लिए, ये जो लिखे हुए हैं ये इतना बराबर माइनस, और ये जो ब्रैकेट में जो चीज लिखे हुए हैं इसको हम लोग इस तरह से एक सिंबल के रूप में लिखते हैं, ऐसे। त्रिभुज बनाते हैं ना, उसको उलट करके लिख दिए हैं ऐसे, इतना को। अरे मैथमेटिशियन लोग का स्टाइल है, हम लोग को सीखना है। ये ऐसे लिख दिए, माइनस के बदले में माइनस, और पूरा ब्रैकेट का चीज के ऐसे लिख दिए, और यहाँ पे हम लोग भी लिख दिए, और यहाँ हम लोग ई लिख दिए, और ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है कि नहीं।
अब ये इसमें जो है आप देखने वाला पूछ रहा है क्या लिखे तो हल उल्टा त्रिभुज, ये कहीं देखे हो आप लोग? कहाँ देखे हो उल्टा त्रिभुज? इसको बोलते हैं ऑपरेटर डेल। इसको क्या बोलते हैं? इस डेल्टा को, ये जो डेल ऐसे लिखे ना, ऐसे ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं डेल। इसको बोलते हैं एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर डेल। क्या बोलेंगे? इस चिन्ह को बोलते हैं ऑपरेटर डेल। और डेल मतलब इतना, डेल मतलब पूरा ब्रैकेट का चीज। ये डेल जो आया है इसको बोलते हैं ऑपरेटर डेल। आई होप डेल का खेल समझ गए आप लोग, समझे कि नहीं? तो करना वही है। आगे से कोई पूछेगा व्हाट इज दिस यार, है क्या हाई, ये ऑपरेटर डेल है। क्या है? ऑपरेटर डेल। ये किसके बराबर है? इतना बराबर आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। समझे कि नहीं? इसके बदले में लिखते हैं ऐसे, ये ऑपरेटर डेल। डेल का मतलब इतना, और डेल का खेल, ये डेल लिख के जो भी यहाँ रहेगा, जो कोई भी चीज यहाँ रहेगा, देखिए आपको आगे चल के पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है कि नहीं? आप जो कैलकुलस पढ़े हैं वो वेक्टर कैलकुलस नहीं है, उसमें पढ़िएगा ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है कि नहीं? डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब पढ़ना है। तो उसमें फिर ऑपरेटर डेल आता है। ये हायर क्लास में आप जाइएगा तो पढ़िएगा। तत्काल हम इसको और लंबा नहीं करेंगे, इसी में आप लोग का परेशान हो रहे होइएगा। लेकिन इतना के बदले में डेल, डेल मतलब इतना। अब अगर डेल भी लिखा जाएगा ना, तब बुझ जाइएगा कि जो पूरा जो चीज है सब में यहाँ भी, यहाँ है, अभी यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, एंड यहाँ भी आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? ठीक है। एक माइनस लग जाएगा ऐसे, और यही आपका ई हो जाएगा। नहीं समझे क्या? ये जो सिंबल जो है ना, इसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ग्रेड, ग्रेडियंट। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ एक काम करिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं। एक और चीज देखिए, एक चीज है, यहाँ तक लिख लिया, जस्ट थोड़ा सा एडवांस किए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसको हटाते हैं, ये खत्म ही होने जा रहा है। यहाँ सुन लीजिए बोलो, एक चीज है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को थोड़ा सा समझिए। ग्रेडियंट एक ही वीडियो में ये सबको हम लाना चाह रहे हैं, नहीं तो छूट जाएगा, तो फिर दूसरा वीडियो में करेंगे तो परेशानी होगी। इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक आर्टिकल तो इसमें समाप्त हो जाएगा। तो एक शब्द होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इसका हिंदी होता है प्रवणता। प्रवणता। एक शब्द आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। परीक्षा में पूछता है ये, विभव प्रवणता। ठीक है। तो देखिए क्या वो, इसका मतलब क्या है। तो सो देखिए ऐसे, एक थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप एक्स के डायरेक्शन में ऐसे गए, ये एक्स का डायरेक्शन है, एक्स के डायरेक्शन में गए, तो एक्स के डायरेक्शन में गए तो पोटेंशियल में एक चेंज हुआ। मान लीजिए यहाँ आप ये पोजीशन एक्स था, ये जो है एक्स प्लस डी एक्स है। तो एक्स के डायरेक्शन में कितना गए, यहाँ पर पोटेंशियल कितना था, यहाँ पर पोटेंशियल था v, यहाँ पर पोटेंशियल हो गया v प्लस डी वी। बिंदु बदला तो पोटेंशियल बदल गया। तो इस बिंदु पर पोटेंशियल था v, इस बिंदु पर पोटेंशियल था v प्लस डी वी। तो अगर एक्स के डायरेक्शन में गए तब विभव में चेंज हुआ।
कितना dv, अब उसके लिए x के डायरेक्शन में जाना कितना पड़ा dx, तो dv बाई dx को ही बोलेंगे विभव प्रवणता। क्या बोलेंगे? विभव प्रवणता इन x डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे? इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इन x डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट इन x डायरेक्शन, x के दिशा में विभव प्रवणता। मान लीजिए हम y के दिशा में गए, उसमें भी पोटेंशियल में चेंज होगा। तो y के दिशा में हम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे y के दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए v था, यहाँ गए तो dv हुआ, इधर गए तो कितना गए dy, चेंज कितना हुआ पोटेंशियल में, v से यहाँ v प्लस dv हुआ, तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल dv बाई dy। इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट इन y डायरेक्शन। नहीं समझे? इसी ढंग से आप लिखिएगा dv बाई dz को क्या लिखिएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इन z डायरेक्शन। नहीं समझे? वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इस तरह का टर्म भी खूब हम लोग यूज करते हैं आगे। मान लीजिए एक लोहा का छड़ है, ठीक है कि नहीं, उसको आप मान लीजिए कि आग में डाले हुए हैं, सब्जी बनाते हैं तो छोलनी रखे हैं, तो छोलनी ऐसे सब्जी बनाने के लिए, सब्जी चलाने के लिए, तो ये कढ़ाई के अंदर है, ये कढ़ाई में रखे हो भैया, क्या सब्जी चला दिए, उसमें डाल दिए हैं, तो इतना वाला भाग क्या हो जाएगा? इट इज कढ़ाई, हई बहई बुझाई। ठीक है, ये ऐसे है। ओके, सब्जी चला दिए, अब ये आपको बताइए तो कहाँ ज्यादा गर्म, ज्यादा गर्म कहाँ होगा ये बताओ? ये जो है, यहाँ तुम हाथ से पकड़ेगा तो यहाँ सबसे कम गर्म रहेगा, और जैसे जैसे इधर जाओगे क्या होगा? होगा कि नहीं? तो ये इतना और कढ़ाई के अंदर है, ठीक है, तो ये चलाए, ठीक है कि नहीं? तो ये सबसे ज्यादा गर्म होगा कि नहीं होगा? हम आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट समझा रहे हैं। तो मान लीजिए कि जैसे जैसे आप इधर की ओर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? तो इधर एक लेंथ में जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा जगह x है, और यहाँ पर टेम्परेचर t है, और हम इधर की ओर गए dx, कितना गए dx, तो ये बिंदु के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ पर हो जाएगा x प्लस dx, बोलो ना। यहाँ पर टेम्परेचर t था, यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया? t प्लस dt। तो जब हम इधर की ओर गए कितना dx, तो टेम्परेचर में एक बदलाव हुआ कि नहीं? इस डायरेक्शन को हम बोल रहे हैं, ये हमारा मान लो ये हमारा x का डायरेक्शन है, ऐसे
ये इधर हम अपना एक्स ले रहे हैं, एक्स यहाँ मान लीजिए हम अपना ओरिजिन ले लीजिए, इस जगह का नाम है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ एक्स प्लस डी एक्स है, यहाँ पर टेम्परेचर टी था, यहाँ पर टी प्लस डी टी था। तो जब हम एक्स के डायरेक्शन में ट्रेवल किए, कितना ट्रेवल किया, डी एक्स, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, डी टी, तो चेंज इन ए डी टी। अब बाई क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता ना बुझाइल का, क्या बोलेंगे, समझ गए कि नहीं, ये क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो देखिए वहां पार्शियली लिखा गया था, तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल डेल भी, चेंज इन पोटेंशियल, अब बाई चेंज इन एक्स, एक इसको क्या कहिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन, नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन, नहीं बोलिएगा, क्या कल जाएगा क्या, इससे कुछ बात क्लियर हुआ कि नहीं जी, इससे कुछ बात क्लियर हुआ कि नहीं, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या, जैसे जैसे लंबाई के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है टेम्परेचर बदल रहा है कि नहीं, वही टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो रहने देंगे, हटा दें, अब आप लोग को मजा आया होगा। ऊपर नहीं समझे क्या, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए अब आप क्या कहिएगा, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो बराबर है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, है कि नहीं। तो क्या कहिएगा कि एक्स के डायरेक्शन में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उसका जो नेगेटिव से गुणा कर दीजिएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा। यानी किसी दिशा में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट चाहिए तो उस दिशा में विभव प्रवणता निकाल करके माइनस से गुणा कर दीजिए। नहीं समझ में आया, ना समझ में आए, एक्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दो, अगर मैं माइनस से गुणा कर दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। उसी तरह से अब आप लोग समझ चुके हैं, समझदार लोग हैं, अगर हमको क्या कहें, इसको क्या कहिएगा, डेल वी बाई डेल वाई को क्या कहिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन कहिएगा। तो वाई के डायरेक्शन में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कह सकते हैं, और उसमें माइनस से गुणा कर दीजिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यू वाई। क्या कहिएगा, वाई के दिशा में पोटेंशियल ग्रेडियंट का विभव प्रवणता का जो नेगेटिव मान होगा, विभव प्रवणता मल्टीप्लाइड बाई जो भी विभव प्रवणता हो उसमें माइनस से गुणा कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट निकल जाएगा। और अगर जेड के डायरेक्शन में बात करना है तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड, जेड के डायरेक्शन में जो विभव प्रवणता होगा उसमें माइनस से गुणा कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट। हटा के कह सकते हैं किसी भी दिशा में विभव प्रवणता में माइनस साइन से गुणा कर दीजिएगा तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकल जाएगा। नहीं बुझाया, किसी भी दिशा में विभव प्रवणता निकाल करके
माइनस से गुणा कर दीजिए तो उस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? विभव प्रवणता हाँ देखा पूरा अगर निकाल रहा जाए पूरा का पूरा, समझे कि नहीं? तो अगर पूरा ही निकाल देते हैं तो ऑपरेटर डेल विभव प्रवणता ही है। अगर आप यहाँ की बात करें, यहाँ एक चीज आप ऐसे देखिए, ये आपका जो ग्रेड भी था ऐसे, ये इतना ऐसे था ना, तो एक में तो एक्स वाई जेड तीनों सम्मिलित है। ग्रेड भी लिखिएगा, इसको क्या कहिएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहिएगा? इसको ग्रेडियंट बोलिएगा एक्स के रेस्पेक्ट में। आप उसमें माइनस से गुणा कर दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा? पूरा पूरा फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो नेगेटिव मान होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑपरेटर डेल है या ग्रेड भी, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेड भी, ग्रेडियंट ऑफ भी। ठीक है कि नहीं? तब इसमें तो सब है कि नहीं जी? ये डेल में तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड है कि नहीं है? तो इसमें सब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। कंपोनेंट के रूप में एक्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव मान बराबर ई एक्स, वाई की दिशा में पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव मान ई वाई, जेड की दिशा में पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव मान बराबर ई जेड। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है और पोटेंशियल मालूम है, पार्शियली डिफरेंशिएट करते जाइए, ई एक्स ई वाई ई जेड निकलते जाएगा। ई एक्स ई वाई ई जेड निकल जाएगा तो ई बराबर ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के लिख सकते हैं कि नहीं? एंड इस ढंग से आप पूरा ये आर्टिकल आपका ई एंड भी के रिलेशन से रिलेटेड जितनी बातें थी सब हो गई हैं। अब उस पर कुछ प्रॉब्लम बता देंगे, यू विल बी द हीरो ऑन दिस टॉपिक। समझ गए कि नहीं? तो रहने दे रहे हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी समझ गए। कहीं कहीं वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, जैसे मान लीजिए नदी में पानी बह रहा है, ध्यान दीजिए, तो ऊपर वाला जो लेयर होता है सबसे तेज चलता है और नीचे वाला जो जमीन में सटा हुआ है वो रेस्ट में रहता है। तो नीचे से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाइएगा तब ऊपर वाई की दिशा में मान लीजिए जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। नीचे वाला लेयर में वेलोसिटी कम है, ऊपर वाला लेयर में। सबसे ऊपर पानी जब नदी में बहता है तो एक लेयर पर दूसरा लेयर फिसलता है, तो नीचे वाला रेस्ट में जो जमीन के संपर्क में है और ऊपर वाला लेयर क्या है? वो फिसलते हुए जा रहा है हाईएस्ट स्पीड से। तब हम लोग नीचे से ऊपर तक पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा। जब वाई की दिशा में जाएंगे तब भी बदल जाएगा। यहाँ पर जो भी है थोड़ा और ऊपर गए भी बदल गया, थोड़ा और ऊपर गए भी और बढ़ गया, थोड़ा और ऊपर गए तो भी और बदल गया। तो उसमें वेलोसिटी बदल रहा है वाई के डायरेक्शन में जाने से, तो चेंज इन भी बाई चेंज इन वाई ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्षण में ऐसे गए तो उसमें क्या निकला? टेम्परेचर ग्रेडियंट। बोलना बुआ, नहीं समझे? इसमें कोई कोई चीज का सहारा लेना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए। ये आपको समझा दिए, रहने भी दे रहे हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट से सब्जी बनाते हैं ना, तो कलछुल का कहाँ पकड़िएगा? हड़बड़ा के यहाँ पकड़िएगा, ताकि कढ़ाई में से निकल करके मुंह में इसी को घुसिया लीजिएगा। क्यों ऐसा करिएगा? हई घुसिया सकेला, क्योंकि सबसे कम गर्म आई सबसे ज्यादा गर्म। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेम्परेचर के वेरिएशन है, तो उसमें क्या कहिएगा? देयर इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, देयर इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। कहीं कहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट, कहीं कहीं वेलोसिटी ग्रेडियंट। आइए होप सब बात समझ गए आप लोग। एक ही ठो लिख करके छोड़ दिए हैं, बाकी सबको उसी तरह से लिख दिए हैं। अब बुझ गए ना? इसको समझ जाइएगा ना? ठीक है, ओके।
तो रहने दे रहे हैं। आज का क्लास बस इतना ही। ओके।